Hello everyone, once again I welcome to you all in English Baba YouTube channel run by Mr. अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ CBSE क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से फोर्थ जो चैप्टर की जो वो चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के मैं आया हूँ। अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जो कमेंट होगी, जो भी आपकी इंटेंशन होगी, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एनी फ्रैंक नहीं होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनी पढ़ते होंगे इसको, लेकिन ये एनी नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसका एनी नहीं होता है, एन फ्रैंक होता है। एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर यू, ये जो अकर बकर जो लिखा हुआ है ये मैं आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। ये छोटी सी जो आप जो डायग्राम में जो फोटो देख रहे हैं, यही फोटो रहती है एन फ्रैंक की, 10 अक्टूबर 1942। अब मैं आपको डेट बता देता हूँ कि भाई साहब जो ये जो छोटी सी जो बच्ची जो रहती है ना, एन फ्रैंक, इनकी बचपन में इनकी जो जन्मदिन जो होती है, तो इनके पेरेंट्स जो होते हैं इनके बर्थडे पे एक प्रेजेंट देते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं, और वो देते हैं एक डायरी, एक छोटा सा डायरी देते हैं बच्ची को। तो फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते, यानी कि एक सारे लोगों के अपने को बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ट्रूली फ्रेंड्स होते हैं, तो इनकी कोई फ्रेंड नहीं होती थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं अपनी बातें किसी से शेयर ना करूं क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो मैं काम करती हूँ इसी डायरी में मैं अपने बारे में जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो मैं इसी डायरी में क्यों ना लिखूँ। तो उस डायरी में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और बाद में चल के उस डायरी का नाम एन फ्रैंक ने क्या दिया, कीटी, KITTY, कीटी दे दिया। आगे इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेगा, तो बाद में उन्होंने जाके उस डायरी का नाम केटी रख दिया, KITTY। अब वो हकीकत की बात बताओ ना, तो क्या रियल स्टोरी ये है कि ये जो बचपन में जो थी, ये बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई। बचपन में ही ये जब ये छोटी थी उसी वक्त में इनकी मृत्यु हो गई। अब कितने साल पे मृत्यु हुई, कैसे हुई, क्यों हुआ, ये आगे के चैप्टर में हम लोग, मतलब इसी चैप्टर में आगे वाले पैराग्राफ में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मर गई तो उनकी जो डायरी जो थी, वो डायरी एन फ्रैंक के पेरेंट्स को मिली। तो उनके पेरेंट्स ने जब उस एन फ्रैंक की डायरी को पढ़ा, तो वो डायरी को उन्होंने क्या किया कि पब्लिश करा दिया। क्या किया, पब्लिश करा दिया। तो ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये उन्हीं की डायरी के बारे में एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। राइटिंग इन अ डायरी इज a really strange experience for someone like me। अब एन फ्रैंक कहती हैं उस डायरी में कि मैंने जैसे मनुष्यों के डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव किया। यानी कि उन्होंने डायरी लिखना, मनुष्य पहले बहुत सारे पुराने लोग पहले डायरी में शायरी सॉन्ग्स वगैरह लिखा करते थे, तो उन्होंने भी डायरी में कुछ लिखा। कौन, एन फ्रैंक ने अपने डायरी में अपने बारे में जो लिखा, जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, और वो बता रही हैं कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मुझे जैसे मनुष्य के लिए डायरी लिखना वास्तव में मेरे लिए एक अद्भुत प्रकार का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे डायरी में लिखना नहीं आता था। कैसे डायरी राइटिंग कैसे करते हैं वो उनको नहीं आता था, लेकिन तभी उन्होंने अपने बारे में जो फ्रेंड से शेयर ना करके अपने डायरी में लिखा, क्योंकि उनके कोई बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने कभी इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा, बट लेकिन also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में न तो स्वयं और न तो कोई व्यक्ति 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि कोई रखता हो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बट लेकिन ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर, इसलिए इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में, यानी कि आफ्टर, बाद में न तो मैं स्वयं और न ही कोई व्यक्ति जो विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, और बाद में
बाद में यानी कि एने फ्रैंक कहते हैं कि न ही मुझे लगता है कि न ही मैं और न ही बाद में कोई व्यक्ति जो 13 साल की बच्ची की स्कूल की लड़की के बारे में उसके विचारों में रुचि रखता हो, ऐसा उनको लगता है एन फ्रैंक को। ऑन ऑहवेल मतलब ठीक है, इट डजेंट मैटर, इस बात का कोई महत्व नहीं रखता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड और आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपनी छाती से बोझ हल्का करने की। यानी कि एन फ्रैंक की कहीं ना कहीं उनके लाइफ में फ्रॉम हर चाइल्डहुड वो अपने आप में एक बोझ थी, उनको कोई बोझ लगता था कि मैं अपने आप से बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। और उन्होंने बोला कि मैं लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता ये है कि मैं अपनी छाती से बोझ को हल्का करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मनुष्य से अधिक सहनशीलता कागजों में हुआ करती है, यानी कि कागज में होती है। आई थॉट ऑफ दिस saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। मैंने इस कथन के विषय में उन दिनों सोचा कि जबकि मैं थोड़ा उदास अनुभव कर रही थी और एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चीन इन माई हैंड्स, और अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए बैठी हुई थी। मतलब नहीं होता है कि ओठ के नीचे जो होता है ना उसको ठोड़ी बोलते हैं, चीन बोलते हैं, उसको अपने हाथों से पकड़े हुए बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, उदास और पूरी तरह से व्याकुल होकर वो बैठी हुई थी। वंडरिंग विदर टू स्टे इन और गो आउट, निरुत्सुकता ये सोचते हुए, यानी कि पुनः से यानी बार बार इस बात को सोचते हुए कि क्या मुझे घर पर ठहरना चाहिए या मुझे बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड where I was brooding, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bag notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। अंत में मैं घर पर रुक गई। उन्होंने सोचा कि क्या मुझे घर पर रहना चाहिए या मुझे बाहर जाना चाहिए, और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे घर पर रुकना चाहिए, और वो घर पर रुक गई जहाँ थी कि जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, यानी कि शान से लोग उसे क्या बोलते हैं, डायरी कहते हैं। किसी दूसरे को पढ़ने ना दूं जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, तो शायद इससे भी रत्ती भर की अंतर नहीं पड़ेगी। यानी कि उन्होंने सोचा कि मुझे घर से बाहर जाना चाहिए अपने आप को बोझ हल्का करने के लिए, बोरिंग फील को हटाने के लिए। तो वो सोची कि क्यों ना मैं घर पर ही रुक जाऊं, और जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, डायरी में लोग लिखते हैं, नोट लिखते हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, पर्सनल रखते हैं, तो शान से लोग डायरी बोलते हैं। तो वो डायरी उन्होंने खरीदी और घर पे रख के अपने बारे में जो भी वो बोझ हल्का करना चाहती थी और जो भी अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहती थी, तो उनकी तो फ्रेंड्स थी नहीं, तो उस डायरी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और वो डायरी में ही जो भी उनको लगता था वो उनमें लिख देती थी, और उनको ये भी लगता था कि शायद इससे भी कुछ मेरा बोझ हल्का हो सके। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम सबसे पहले एक डायरी रखने के लिए उत्साहित किया, और मेरा कोई मित्र भी नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली alone इन द वर्ल्ड। मैं इसे और भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, क्योंकि 13 साल की लड़की संसार में अकेली कैसे रहेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके एंसेस्टर्स सारे लोग उसके साथ रहते हैं। लेकिन वो बोली कि मैं इसे और भी स्पष्ट कर दूं क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट, और मैं अकेली भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड a 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। यानी कि मेरे पास स्नेही माता पिता, यानी कि मुझे प्यार करने वाले मेरे माता पिता, और 16 साल की मेरी एक बड़ी बहन है, और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र
कह सकती हूँ, लेकिन वो लोग उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली मौसी भी हैं और चाचियाँ भी हैं, और एक अच्छा मेरा घर भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ना ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है, अतिरिक्त एक सच्चे मित्र के अलावा मेरे पास सब कुछ है, और एक अच्छे मित्र की कमी है मेरे लाइफ में। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचती हूँ। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अलावा कुछ और भी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. हम और आत्मीय होते नहीं दिखते हैं, शायद यही समस्या है। हो सकता है, मे भी हो सकता है कि मेरा कोई दोष हो, मेरा कोई फॉल्ट हो कि हम एक दूसरे का अपना भेदभाव नहीं, एक दूसरे को अपना भेद नहीं बता सकते हैं। फिर भी ऐसा स्थिति और दुर्भाग्यवश इससे परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसलिए मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दी। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अपनी कल्पना में इस परीक्षित प्रतिलम्ब को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार के तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहूँगी। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अपनी कल्पना में इस परीक्षित प्रतिबिंब को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार के तथ्यों में संक्षिप्त नहीं करना चाहूँगी जैसे कि सामान्य लोग जो होते हैं लोग करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डायरी जो है मेरे सबसे अच्छी दोस्त बने, और मैं इसे प्यार से दोस्त के नाम से मैं इसे किटी कहकर पुकारूंगी। किटी कह के पुकार सकती हूँ क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए वो अपनी डायरी में अपनी बातों को लिखी जो फ्रेंडों से शेयर करना चाहती हैं, और वो प्यार से उस डायरी को क्या कह के बुलाती थी, किटी कह के बुलाती थी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ तक कि किसी को भी यदि मैं दृष्टापूर्वक फौरन करना चाहूँ तो किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में किसी को नहीं आएगा। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी चाहूँगी कि जीवन का संक्षिप्त चित्रण मैं अपनी डायरी में लिख सकूं, मैं लोगों तक अपनी डायरी में लिख सकूं और संक्षिप्त चित्रण का वर्णन प्रदान कर सकूं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता सबसे प्रिय पिता हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret, उन्होंने मेरी माता यानी कि मेरी मम्मी से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि वो 36 वर्ष और माता जी मेरी माँ 25 वर्ष की न हो। माई सिस्टर मेरी बहन मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन जो है मार्गोट, उनका जन्म जो 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ, और आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ, वहीं पर जहाँ पे मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to stay with our grandmother. मैं 4 वर्ष की थी तब फ्रैंकफर्ट में रहने लगी। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड में रहने चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई, जबकि मार्गोट
और मैं अपनी दादी के साथ रहने आंचल में चली गई। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। When I was plunked and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली जाती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं, और मैंने फरवरी में उसका अनुसरण किया जब मुझे उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मेज पर पटक दिया गया। यानी कि मुझे उसके बर्थडे पर, मेरी बड़ी बहन के बर्थडे, मार्गरेट के बर्थडे पर उपहार के रूप में मुझे कुछ देना था, तब मैं वहाँ पे फरवरी में अनुसरण की। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने जल्द ही मॉन्टेसनरी स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं 6 वर्ष की उम्र तक वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। जिस समय मैंने पहली कक्षा शुरू की थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपरस द headmistress at the end of the year. We were both in tears as we said a heartbreaking farewell. छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपीरस प्रधानाचार्य थी। वर्ष के आखिर में हम दोनों ने जब एक दूसरे को हृदय यानी कि फेयरवेल विदाई की, तो फेयरवेल की जो दिनों जो थी उसमें हम दोनों एक दूसरे से फेयरवेल हो रहे थे, तब हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. सन 1941 में गर्मियों में दादी माँ बहुत पूरी तरह से बीमार हो गई, अनवेल हो गई, अस्वस्थ हो गई, पीड़ित हो गई। उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरे जन्मदिन पर छोटा सा समारोह किया गया। धूम धड़ाके के साथ मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया, यानी कि वो मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता है कि मैं उन्हें प्राय याद करती हूँ, यानी कि अभी भी मैं उनको याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। यानी कि 1942 का ये जन्म दिवस को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था, और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। यानी कि जब मेरा जन्मदिन आया अगले वर्ष, तब मेरे जन्मदिन के दिन में भी जिस दिन दादी माँ मरी थी उस दिन ही मेरी जन्मदिन पड़ गई, और उस दिन मेरे लिए भी मोमबत्ती जलाया गया, और मेरी दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों अब तक बिल्कुल ठीक हैं, और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्वक स्मरण करने के लिए। अब वो डायरी में कैसे लिखा हुआ था? सैटरडे 20 जून 1942, यानी कि शनिवार 20 जून को 1942 को डियरेस्ट कीटी, यानी कि एन फ्रैंक का जो डायरी जो था, जिसको प्यार से वो कीटी बुलाती थी, तो अब वो बोलते हैं कि डियरेस्ट कीटी, मेरी प्रिय कीटी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा डर के मारे बुरी तरह से काँप रही है। द रीज़न ऑफ कर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. निसंदेह इसका कारण अगली मीटिंग है जिसमें अध्यापक यह फैसला लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा। Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacqueline. आधी कक्षा शर्तें लगा रही है, यानी कि आधी कक्षा जो होती है वो बैट लगा रही हैं, शर्त लगा रही हैं। बेट्स का मतलब क्या होता है? शर्त लगा रही हैं। GN और मैं अपने पीछे दो लड़कों CN और जैक्स की मूर्खता पर हंस रहे हैं। Who have stacked their entire holiday saving on their bet.
जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को दांव पर लगा दिया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो। नॉट आई एम, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ नहीं मैं नहीं, सिर्फ तुम, यही सब चल रहा है। Even G is pleading glances and many, and my angry outburst cannot calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. यहाँ तक कि जी की प्रार्थना चुप रहने के लिए भरी निगाहों में मेरा क्रोध से चिल्लाना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया। यदि तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने बेवकूफ़ हैं कि एक चौथाई विद्यार्थी को इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए और अगली कक्षा में अगली कक्षा में उनको नहीं प्रवेश देना चाहिए। यानी कि एन फ्रैंक कह रही हैं अपने डायरी से कि मेरी कक्षा में इतने बेवकूफ़ लोग हैं, बेवकूफ़ और विद्यार्थी हैं जो अगली कक्षा के लायक नहीं है, उनको इसी कक्षा में रोक लिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अध्यापकगण, धरती पर ऐसे जीव हैं जिनके विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, एक ही विषय जिसके बारे में मैं अस्वस्थ नहीं हूँ वो कौन था? गणित था, मैथमेटिक्स था। एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम केवल प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। until then we keep telling each other not to lose heart, जब तक हम एक दूसरे से संयम खोने के लिए कहते रहें। I get along pretty well with all my teachers, there are 9 of them, 7 men and 2 women। मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी पढ़ती थी, बातचीत भी हुआ करती थी। कुल टोटल 9 अध्यापक थे मेरे स्कूल में, उनमें से 7 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी, यानी कि 7 मेल थे और 2 फीमेल थे। मिसेस कीसिंग, श्रीमान कीसिंग जो थे, द ओल्ड फोगी हु टीचेज मैथ्स, यानी कि फोगी का मतलब होता है फैशन, पुराने फैशन के गणित के शिक्षक थी। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एक्स बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, यानी कि वो पुराने फैशन के गणित के शिक्षक थी, युगों से लंबे अरसे से मुझसे नाराज़ थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी और मैथ में बहुत ही पुअर थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सी चेतावनियों के बावजूद भी मैं नहीं मानी और उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क यानी कि एक्स्ट्रा होमवर्क, घर का कार्य के लिए मुझे काम दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक प्रस्ताव विषय था और मुझे ऑन एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी कि एक प्रस्ताव, यानी कि एक ऐसे, यानी कि एक कथा भी विषय था, एक बातुनी पर एक बातुनी, इसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो, चैटर बॉक्स के बारे में तुम क्या लिख सकती हो, तुमको लिख करके लाना है। यही होमवर्क उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसे में भी मुझे दिया था। I had worried about that letter. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता बाद में करूँगी, चैटर बॉक्स की चिंता मैं बाद में करूँगी। मैंने विषय अपनी कॉपी में लिखा, कॉपी बस्ते में अंदर ठूस दिया, अंदर रख दिया और चुप रहने का कोशिश करने लगी। That evening, यानी कि उस शाम, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम शेष घर का काम समाप्त करने के बाद मेरा ध्यान प्रस्ताव की ओर चला गया, यानी कि ऐसे की तरफ चला गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen.
पेन की नोक चबाते हुए मैंने विषय के बारे में शुरू कर दिया सोचना शुरू कर दिया। Anyone could ramble anyone could ramble on and leave big spaces between the words। कोई भी यहाँ वहाँ की बेसिर पैर हाँक कर और शब्दों में अधिक जगह छोड़कर but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। खुलकर, यानी कि कोई भी यहाँ वहाँ की बेसिर पैर हाँक कर और अपने शब्दों में अधिक जगह को छोड़कर खुल लिखकर निबंध लिख सकता था, लेकिन चतुरता इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को युक्तिपूर्ण तर्कों द्वारा प्रमाणित किया जाए। I thought मैं सोचती रही and thought and suddenly I had an idea। मैं सोचती रही और अचानक से मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Kissy had assigned me and was satisfied। I argued that talking is a student's state and that I would do my best to keep it under control। मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं जो श्रीमान किसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे और लिखे और संतुष्ट भी हुए। मैंने तर्क किया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण है और मैं यथासंभव इसे नियंत्रित करने का प्रयास यानी कि आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। यानी कि उन्होंने बोला कि मैंने तर्क किया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण होता है, एक आदत होती है और यथासंभव इसे नियंत्रित करने का प्रयास मैं करूँगी, कंट्रोल करने की मैं प्रयास करूँगी। बट डेट आई वुड नेवर बी एबल टू क्यूर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। परंतु लेकिन मैं इस आदत को पूरी तरह से कभी भी सुधार नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी माँ उतना ही अधिक बोलती है जितना कि मैं बोलती हूँ और मेरी माँ भी उतना ही अधिक बोलती है कि जितना मैं बोलती हूँ। एंड दैट there is not much you can do about inherited traits। और आप विरासत में मिली वो विशेष गुण जो आदत जो है के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। श्रीमान किसिंग जो थे मेरे अध्यापक मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे, मेरे आर्गूमेंट पे देखकर बहुत हंसे। बट लेकिन when I proceeded to talk my way through the next lesson he assigned me a second essay। लेकिन उन्होंने मेरे श्रीमान किसी जो थे वो मेरे तर्कों पर तो खुल के हंसे, लेकिन जब मैं अपने पाठ के दौरान फिर भी अपने आने वाली अगली लेसन के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे और उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे लिखने के लिए मुझे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजिबल चार्टर बॉक्स। इस बार शीर्षक था बातूनी जिसे सुधारा नहीं जा सकता हो। आई हैंडेड इट इन एंड मिसेस किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स। पर तीसरे पाठ के दौरान उनसे और सहा न गया। एन फ्रैंक कक्षा में बात करने के अपराध के सजा के रूप में एक निबंध लिखो जिसका शीर्ष है However, during the third lesson had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। और तीसरे पाठ के दौरान उनसे और सहा न गया। एन फ्रैंक कक्षा में बात करने के अपराध के सजा के रूप में एक निबंध लिखने को दे दिया जिसका शीर्षक था श्रीमती बातूनी बोली क्वैक क्वैक क्वैक। ऐसा वो टीचर ने उनको दे दिया वो करने के लिए। देखिए ये रहती है एन फ्रैंक और उनके जो टीचर रहते हैं ये कैसे कर दिया। और बच्चे जो होते हैं वो उनकी सज़ा को सुन के वो बहुत हंसते हैं। द क्लास रोल्ड। पूरी कक्षा ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगी। आई हैड टू लाफ टू। मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एक्साउटेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स।
यानी कि बातूनी विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ और यानी कि कुछ मौलिक लिखने का समय आ गया था, कुछ और ओरिजिनल लिखने का समय आ गया था। माई फ्रेंड, मेरी सखी जो थी, सन ने, सैनी जो कविता यानी कि जो उसकी जो सैनी जो फ्रेंड जो थी हुज गुड एट पोएट्री, जो कि कविता लिखने में बहुत ही अच्छी थी, offered to help me write the essay from beginning to the end in verse and I jumped for joy। और उनकी जो फ्रेंड जो थी, एन की जो फ्रेंड जो थी, वो कविता लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसने इस निबंध को प्रारंभ से अंत तक, शुरू से अंत तक कविता लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव एन ने अपने फ्रेंड से रखा। मिसेस किसिंग, मैं खुशी से नाच उठी, मैं खुशी से नाच उठी। मिसेस किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद द रेडिकुलर सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। श्रीमान किसिंग इस बेतुके विषय में मेरी मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और मैं सुनिश्चित करूँगी, मैं पूरी पक्के के साथ कहूँगी कि यह मजाक उन्हीं के साथ हो रहा है, ना कि मेरे साथ हो रहा है। एन फ्रैंक कह रही हैं, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता ख़त्म कर ली। एंड और इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज़ ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर बनी थी कविता। इट वॉज़ अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। यह एक बतख, माँ, हंस, पिता और 3 बतख के बच्चों के बारे में कविता थी, जिनके उसके पिता ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया था क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। डकलिंग हु वर कीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वाक टू मच, और उसको चोंच मार कर इसलिए मार दिया था क्योंकि वो बहुत ही क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सुनाई और अन्य कक्षाओं को भी सुनाया। श्रीमान किसिंग ने मजाक को ही सही रूप से ले लिया। ये मजाक हो रही थी लेकिन इसको सही रूप से और कौन ले लिया? मिस्टर किसिंग ले लिए। ही रीड द पोएम to the class adding his own comments and to several other classes as well। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़कर कविता कक्षा को सुनाई और अन्य कक्षाओं को भी सुनाया। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days। तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी और कोई अतिरिक्त गृह कार्य, होमवर्क, एक्स्ट्रा कार्य मुझे नहीं मिलता। मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। इसके विपरीत आज श्रीमान किसिंग भी मजाक भी करने लगे। योर्स एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट अडेप्टेशंस। तो ये रही एन फ्रैंक की एक कहानी जो अपने डायरी किटी में उन्होंने लिखा हुआ था। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई भी एरर्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। So thank you very much for watching English Baba's videos।